अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक। इससे पहले अपन ने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपने पास अगला टॉपिक आता है हिट एंड ट्रायल विधि। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है या कोई भी रासायनिक समीकरण है, उसके LHS और RHS दोनों पार्ट संतुलित हैं या नहीं, दोनों बैलेंस्ड हैं या नहीं, इनको आप बैलेंस कैसे कर सकते हो, इनको संतुलित कैसे कर सकते हो। और ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन आप किसी भी उदाहरण तौर पे एग्जाम में करके आओगे तो उसके अंदर आपको उस अभिक्रिया को संतुलित करना ही पड़ेगा। इसके लिए अगर अपन एक एग्जाम्पल समझे तो आपके पास एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे H2 क्यों आया, O2 क्यों आया, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। हाइड्रोजन हमेशा अपने मोलिक्यूल के साथ आता है और ये गैस भी है, और ऑक्सीजन भी हमेशा अपने मोलिक्यूल के साथ आती है, क्योंकि ये भी क्या है, गैस है। इसलिए ये अपने हमेशा H2 और O2 के फॉर्म में ही दिखते हैं। तो जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, H2O, जो कि आपके पास एक पानी का सूत्र भी है, यानी कि जल का सूत्र है। अब इसको संतुलित कैसे करोगे, यानी कि आपके पास ये तो हो गया LHS और ये हो गया RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसको संतुलित करने के लिए अपन दोनों साइड प्रतीकों को देखेंगे। जो भी अपने पास परमाणु है उनके प्रतीक क्या है, हाइड्रोजन का अपने पास H है, ऑक्सीजन का O है, और अपने पास RHS में जो उत्पाद प्राप्त हुआ है वो H2O है। इन दोनों साइड में ये चीज़ देखेंगे कि जो अपने पास दोनों साइड में परमाणु के प्रतीकों की संख्या है वो बराबर है या नहीं। हाइड्रोजन में अपने पास इस साइड में 2 है तो इस साइड में भी 2 है, यानी कि हाइड्रोजन दोनों साइड में क्या है, बराबर है। इस साइड में ऑक्सीजन अपने पास कितने हैं, 2 है, इस साइड में कितना है, 1 है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, पूछो कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन अगर इस साइड में 2 है तो इस साइड में भी 2 होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इस साइड में भी ऑक्सीजन 2 ही करेंगे, जिससे दोनों साइड में समीकरण क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो 2 है तो अपने पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से है, तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को बराबर करने के लिए यहाँ या तो यहाँ 2 लगाएंगे या यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो यहाँ तो 2 लगा नहीं सकते तो अपन यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, ऑक्सीजन तो अपने इस साइड में कितने हो गए, 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ये चीज़ तो अपने यहाँ पे बराबर हो गई, यानी कि ऑक्सीजन इस साइड में 2 है तो इस साइड में भी 2 ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो गई। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 4। तो इस साइड में कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यानी कि हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। और यही हमें हिट एंड ट्रायल विधि में बता रखा है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों की अभिक्रिया करवाई अपन ने, अपने पास जल प्राप्त हुआ जो कि आपके पास असंतुलित समीकरण है। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, जो आपके पास 2H2 कैसे बना, जो भी मैंने बता दिया आपको। आपके पास ये 2H2O कैसे बना, ये भी मैंने आपको बता दिया। इन दोनों को संतुलित करना भी मैंने आपको सिखा दिया। अब अपन जब आगे चलें तो आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। अपने पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आप एक चीज़ देखो बेटा, जो मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा भी मैंने पिछले पार्ट में बता दिया आपको। अब इसके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। इसमें अपने पास जो पहली अभिक्रिया होती है वो होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, छठवीं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, सातवीं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, आठवीं अपचयन अभिक्रिया, नवीं रेडॉक्स अभिक्रिया। चलो इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। जो आपके पास संयोजन अभिक्रिया होगी, इसके अंदर तो क्या होगा, जो आपके पास 2 अभिकारक होंगे वो आपस में जुड़ के एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। और वियोजन अभिक्रिया होगी, उसमें क्या होगा, एक यौगिक आपस में टूटकर 2 एकल अभिकारकों का निर्माण करेगा, यानी इसमें टूटने का काम होगा और इसमें जुड़ने का काम होगा। ये दोनों तो लगभग आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। तीसरी होती है अपने पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अधिक अभिक्रियाशील
जो आपके पास तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु की जगह ले लेता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी आपके पास अभिक्रिया होगी तो उसमें आपको ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती हुई प्रतीत होगी। चौथी अभिक्रिया आपके पास, अगली छठवीं अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी हमें किसी भी अभिक्रिया को करवाने के लिए। फिर आती है आपके पास अगली अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसमें आपके पास ऑक्सीजन तो जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। फिर आती है आपके पास अपचयन अभिक्रिया, इसके अंदर आपके हाइड्रोजन तो जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। और आपके पास रेडॉक्स अभिक्रिया, ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ चलेगी। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपके पास संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में जब आप देखते हो कि आपके पास दो एकल अभिकारक जुड़ेंगे, जैसे मान लो आपके पास कोई एक तो ए तत्व है और एक बी तत्व है, ठीक है। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ए बी जुड़ रहे हैं ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, संयोजन अभिक्रिया। और या इसको आप क्या बोलोगे, योगात्मक अभिक्रिया भी कह दोगे। इसमें देख सकते हो आप कहाँ गई संयोजन अभिक्रिया गिरी। इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है जुड़ना, जो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास एक तो ए है और एक बी है, ये दोनों एकल अभिकारक है। जब दो या दो से अधिक एकल अभिकारक आपस में जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करें तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद या एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है आपकी। अभी मैंने भी एग्जाम्पल आपको समझा दिया। इसके बाद में आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लो आपके पास ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, ऑक्सीजन। कोयला है, जब इसका आप दहन करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपके पास देख सकते हो बेटा, जो आपके पास ये एकल अभिकारक है, ये आपके पास दोनों एकल अभिकारक है, आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद में किसका निर्माण कर रहे हैं बेटा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद में अगर अपन अगली अभिक्रिया के पास चले तो अपने पास दूसरी जो अभिक्रिया का उदाहरण है वो अपन ले लेते हैं Mg+O2 का। Mg+O2 आप सभी को पता है, जब Mg की अभिक्रिया मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं तो अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब एक चीज देख सकते हो, क्या ये संतुलित है, संतुलित करना भी जरूरी है, क्योंकि ये अपने पास ऊपर वाली अभिक्रिया ये तो पहले से संतुलित थी। कैसे, यहाँ पे कार्बन कितना है, एक है, यहाँ पे कार्बन कितना है, एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो है, यहाँ पे कितने हैं, दो, यानी कि तो ऑलरेडी संतुलित है, यानी इसका LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट के क्या हो गया, बराबर होता है। अब अपने पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, अपने पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, यहाँ पे तो एक ही है। तो अपन क्या करेंगे, MgO2 तो कर नहीं सकते, तो Mg के आगे अपन क्या लगा देंगे, दो लगा देंगे। अब अपने पास मैग्नीशियम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी दो हो चुकी है, तो अपन Mg के आगे दो लगा देंगे। कि अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपके पास एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी बन गया और ये अभिक्रिया भी संतुलित हो चुकी है। इसके बाद में अपन एक और उदाहरण देखें तो NH3 अमोनिया की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो आपके पास NH4Cl बनता है, ये भी आपके पास संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसकी अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं और आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब इसके अंदर आप देखते हो उसका उपयोग आप किस में करोगे, सफेदी में करोगे और व्हाइट वॉशिंग के लिए भी करते हो। आपकी जो NCERT की बुक है उसमें से एक क्वेश्चन पड़ता है कि उस X पदार्थ का नाम बताइए जो अभिक्रिया करके सफेदी रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो जैसे अपन अगले टॉपिक की तरफ चले उससे पहले अपन देखते हैं कि NCERT में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये है कि X पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। अभी मैंने जस्ट बताया है आपको कि आप उस पदार्थ का नाम बताइए जो सफेदी के लिए आप काम में लेते हो, तो आपको बताया है कौन सा है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप बिना बुझा चूना भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो उसको, कैल्शियम ऑक्साइड भी, ठीक है। अब X पदार्थ तो आपका कौन सा होगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा इसको किसके काम में लेते हो, सफेदी के काम में। इसका रासायनिक समीकरण कैसे दोगे, ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसकी अभिक्रिया किससे करवाओगे, जल से करवा दिया आपने, ठीक है। जल से करवाने के बाद में आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपके पास क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास ये NCERT की बुक में एक मोस्टली क्वेश्चन है जो लगभग हर बार पूछा जाता है, शायद इस बार तो नहीं पूछा गया है। फिर आपके पास सेकंड अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया।
इसका मतलब होता है अपघटन अभिक्रिया, यानी कि अभिकारक संयोजन अभिक्रिया में तो जुड़ रहे थे और इसमें क्या होंगे, अभिकारक टूटेंगे। क्या होंगे बेटा, टूटेंगे। देखो कैसे, आपके पास कोई यौगिक है ए बी है, क्या है ए बी, जब ये आप इसको चाहे मान लो विद्युत धारा की उपस्थिति में करवाओ या फिर अब अपने पास जो दूसरी अभिक्रिया निकल के आती है वो होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब अपघटन अभिक्रिया यानी कि टूटना। संयोजन अभिक्रिया में आपके पास जो दो एकल अभिकारक थे वो आपस में जुड़ रहे थे। इसमें क्या होगा बेटा, दो एकल अभिकारक आपस में टूटेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक यौगिक है ए बी, जब आप इसको विद्युत धारा या फिर सूर्य के प्रकाश या इसको ऊष्मा देते हो तो ये ए प्लस बी इन दोनों तत्वों के रूप में टूट जाएगा। ये टूट गया यहाँ पे, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, वियोजन अभिक्रिया। कैसे, किसी यौगिक का दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है आपकी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये देखो दो भागों में विभाजित हो रहा है या नहीं। अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखना चाहें उससे पहले इसके प्रकार देख लेते हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपके पास ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, फिर है आपके पास तापीय नहीं आएगा, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, फिर तीसरा है आपके पास विद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखो कैसे, जब सबसे पहले अपन तीसरे नंबर की अभिक्रिया देखते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे मान लो अपन आपके पास क्या है, NaCl है, इसको आप विद्युत धारा इसकी उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया करवाते हो तो क्या होगा, ये आपके पास Na+Cl। फिर आपके पास इसका एक और उदाहरण देख लो, जैसे आपके पास मान लो 2H2 है, जब इसको विद्युत धारा की उपस्थिति में करवाते हो आपके पास क्या बनेगा, H2+O2। ये आपके पास कौन सी अभिक्रिया हुई, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये अपने दो एकल अभिकारकों में टूट रहा है, आपके पास ये क्या हो गई, यौगिक हो गए। फिर आते हैं आपके पास प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, इसके लिए आप दे सकते हो AgBr। इसको प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, Ag+Br2। ब्रोमीन गैस है, ठीक है, और ये हमेशा मॉलिक्यूल के साथ आएगी। ठीक है, तो आपके पास Br कितने साइड में, दो है, तो इस साइड में कितने होने चाहिए, दो, लेकिन आप तो एक ही अपने पास, तो यहाँ पे दो लगा देते हैं। अब अपने पास Ag कितने हो गए, दो, तो यहाँ पे Ag की साइड में दो लगा दो, ये आपके पास रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। फिर आती है आपके पास ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी कि जो आपके पास यौगिक होता है वो अपने एकल अभिकारकों में क्या होता है, टूट जाता है। अब इसको तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, ये देखो, ऊष्मीय तापीय अपघटन अभिक्रिया और प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऊष्मा देते हो तो क्या बनता है आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब आप ऊष्मा देते हो तो लेड ऑक्साइड प्लस ये क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश देखते हो आप तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई अभिक्रिया करवाते हो तो इसमें भी वही सेम सिचुएशन है, Ag+Br में टूट जाएगा। वही विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, उसमें भी आपके पास Na+Cl में टूट जाएगा और H2+O2 में टूट जाएगा। जो आपके पास देखते हो जो सूर्य का प्रकाश है, तो इसकी जो अभिक्रिया होती है इसका उपयोग कहाँ होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीजें लगभग आपको समझ में आ चुकी होंगी जहां तक मुझे लगता है। इसके बाद में जो आपके एनसीईआरटी में जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या उत्पाद बनेगा, और श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, और संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। तो ये चीजें आप बताओगे, क्योंकि ये चीजें मैंने पिछले पार्ट में पढ़ा भी दिए आपको, कुछ अब पढ़ा दिए हैं। फिर अपने पास तीसरी अभिक्रिया निकल के आती है विस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब ये होता है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब कि आपके पास कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है तो वो क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा, उसकी जगह खुद ले लेगा। तो इसमें जैसे मान लो आपके पास कोई तत्व हो गया A और B+C, तो ये क्या करेगा, जो C है ना वो क्या करेगा बेटा, A की जगह ले लेगा, क्योंकि C ज्यादा ताकतवर है, A क्या है, कमजोर है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, CB+A को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो इसमें बता रखा है इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया अपन आयरन से करवाएं तो क्या करेगा, ये इसको विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये कमजोर है, ये क्या है, ताकतवर है। तो ये क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा, क्या बन जाएगा आपके पास FeSO4+Cu। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल देखें तो CuSO4+Zn। तो ये क्या करेगा, ये इससे ज़्यादा ताकतवर है तो इसको विस्थापित कर देगा, इसको बाहर उड़ा देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास
SO4 प्लस Cu। तो ये आपके पास कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। ये भी लगभग समझ में आ गई है, वो एकदम इजी टॉपिक है आपके लिए। उसके बाद में देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की दृष्टि से कि कॉपर सल्फेट को नीले विलयन में लोहे की कील यानी कि सॉरी कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर जंग में क्यों बदल जाता है वो? तो इसका जैसे मान लो अपन रिएक्शन देखें तो क्या निकल के आता है आपके पास? ये आपके पास क्या है? कॉपर सल्फेट ही क्या है? आयरन है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसमें कॉपर होता है ना, वो कम अभिक्रियाशील होता है। जो आपके पास फेरस आयरन होता है ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है। तो ये क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर क्या करेगा बेटा? ये बाहर निकाल देगा। ये इसका आंसर है। फिर आगे अपन देखते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसे अपन अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। कौन सी अभिक्रिया के नाम से? अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से। कैसे? देखो इसमें आपके पास जैसे मान लो क्या होता है, ये AB और CD है, ठीक है, AB और CD है। तो क्या होगा इसके अंदर, आप इस अभिक्रिया में देखो, जो आपके पास B है वो तो C की जगह चला जाएगा और जो D है वो B की जगह जाएगा। तो आपके पास उत्पाद क्या बनेगा? AD प्लस CB। डेफिनेशन भी देख सकते हो आप इसकी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो परमाणुओं का परस्पर आदान प्रदान होना उसे हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो परमाणुओं का परस्पर आदान प्रदान होना उसे हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो परमाणु है इसमें, एक तो B है और एक D है, ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एक तो हो गया आपके पास Na2SO4 सोडियम डाइसल्फेट हो गया, एक हो गया आपके पास BaCl2। तो देखो आपके पास क्या होगा, ये तो इसकी जगह चल जाएगा, देख सकते हो, क्लोरीन सल्फेट की जगह चल जाएगा, सल्फेट क्लोरीन की जगह क्या बन जाएगा आपके पास? 2NaCl प्लस BaSO4। ये आपके पास नया अवक्षेपण बन जाएगा। जो आपके पास BaSO4 है, ये सफेद रंग का अवक्षेप पदार्थ होता है जो पानी में भी नहीं घुलता है। तो ये आपके पास द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होगी। जहां तक मुझे लगता है ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी आपको समझ में आ चुकी होगी, एकदम इजी अभिक्रिया है। फिर आती है आपके पास अगली अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होगा, आपके पास ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऊष्मा है जो ऊर्जा के रूप में बाहर निकल रही है। जैसे मान लो आप एक प्राकृतिक गैस का दहन करवाते हो, जैसे मीथेन का है CH4, इसको आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, प्लस में जल बाहर निकलेगा और इसके साथ ही आपके पास क्या निकलेगी? ऊर्जा बाहर निकलेगी। यानी कि CH4 की अभिक्रिया जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हो CH4 प्लस 2O2, तो आपके पास CO2 बाहर निकलेगी प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा बाहर निकलेगी। अब इसका एक उदाहरण और अपन देखें तो आपके पास जो श्वसन है, आपके पास एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। वो कैसे, उसको अपन पढ़ते हैं। जो आप मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, बिल्कुल, क्योंकि पाचन क्रिया के समय जो खाद्य होता है वो पदार्थों में, छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड। और आप सभी को पता है इन सब चीजों को खाने से हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इस अभिक्रिया का नाम ही आपके पास क्या है? श्वसन की अभिक्रिया। अब आप देख सकते हो आपके पास क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूट रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आपके पास क्या बाहर निकल रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल। और आपको जो शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है क्या निकल रही है? बाहर क्या निकल रही है? ऊर्जा, जो आपके शरीर को की जरूरत आपके शरीर को होती है। और यह हमेशा ATP के रूप में काम करती है। और ATP का नाम तो आप सभी को पता होना चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद में आपके पास अगली रिएक्शन निकल के आती है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया में अपन देखें कि जिन अभिक्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़े या जो अभिक्रिया ऊर्जा का अवशोषण करती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी का मतलब शोषण करने वाली, ऊर्जा को लेने वाली। जैसे हाइड्रोजन की अभिक्रिया अपन आयोडाइड से करवाएं तो इसको अपन ऊर्जा देंगे तो क्या बनेगा आपके पास? 2Hi, ठीक है। सेम दे दूसरी रिएक्शन देखो, N2 की अभिक्रिया अपन ऑक्सीजन और की उपस्थिति में करवाएं और उसको अपन क्या दें? ऊर्जा, तो क्या बनेगा आपके पास? 2NO, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई? ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। इसके बाद में आती है आपके पास उपचयन अभिक्रिया। मैंने इसके बारे में स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें ऑक्सीजन तो जुड़ेगी और हाइड्रोजन क्या होगी? बाहर निकलेगी। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े तथा हाइड्रोजन का त्याग हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो आपके पास ये Mg है प्लस O2 है, क्या बनेगा इसका?
MgO। तो आप देखो इसमें जो ऑक्सीजन है ये पहले तो क्या है, अलग है, और बाद में क्या हो रही है, इसके अंदर जुड़ रही है। क्या हो रही है, जुड़ रही है। अच्छे से देखो क्या हो रही है बेटा, ये जुड़ रही है। इसका मतलब क्या है, ये उपचयन अभिक्रिया। आपके पास कॉपर है और ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। इसमें एक चीज देखो, इसमें पहले तो ऑक्सीजन कहाँ है, बाहर है, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है। क्या हो रही है, जुड़ रही है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, उपचयन अभिक्रिया। फिर आती है आपकी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन तो जुड़ेगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, यानी कि हाइड्रोजन तो जुड़ेगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। जैसे आप देख सकते हो ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है। इसमें दोनों हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड से क्या है, अलग है। लेकिन इसमें एक चीज देखो, ये ऑक्सीजन तो क्या हो गई, कॉपर ऑक्साइड से बाहर निकल गई, ठीक है, और किस में जुड़ गई, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आपस में क्या हो गया, मिल गया, और आपके पास क्या बन गया बेटा, जल। तो ये आपके पास कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। फिर आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अपचयन एवं उपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या हो, साथ हो। अपचयन एवं उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ हो, क्या कहलाती है आपकी, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे मान लो आप देख सकते हो, ये आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, ये जल है, क्या बनेगा, कॉपर प्लस जल बाहर निकलेगा। तो आप देख लो ये हाइड्रोजन से क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है या नहीं। इस साइड में देखो, ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रही है या नहीं। तो ये आपके पास कौन सी अभिक्रिया हुई, उपचयन। और इस साइड में देखो, कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है या नहीं। और मैंने आपको परिभाषा में बता रखा है, अगर ऑक्सीजन बाहर निकले तो अपचयन है, और अगर ऑक्सीजन जुड़े तो उपचयन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल रही तो क्या हो गया है, अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद में देखते हैं अपन जो दैनिक जीवन है उसके अंदर अपनी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या क्या काम आती है। जो आपके पास संक्षारण देखा होगा, बाहर आप अगर लोहे की वस्तुओं को रख देते हो तो उनके ऊपर एक भूरे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको आप संक्षारण बोलते हो। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। इसका अपन अगर एग्जाम्पल देखें तो चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, और लोहे के ऊपर जंग लगना, ये आपका क्या कहलाता है बेटा, संक्षारण। क्या कहलाता है, संक्षारण। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपने पास विकृतगंधिता। विकृतगंधिता क्या होता है, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर क्या होता है, जो आपके पास तेल और वसा होता है उनका ऑक्सीकरण होने लगता है। क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण, जिसके कारण से क्या होते हैं, वो पदार्थ खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खराब। और उनकी गंध और स्वाद में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है, परिवर्तन, जिसके कारण से ये आपकी क्या कहलाती है, विकृतगंधिता। क्या कहलाता है, विकृतगंधिता। तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये पदार्थ खराब हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। ये आपकी क्या कहलाती है, विकृतगंधिता। क्या कहलाती है, विकृतगंधिता। एग्जाम्पल देखिए तो अपन आलू की चिप्स होती है ना, इनकी थैलियों में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, नाइट्रोजन। क्यों करवाई जाती है, ताकि इनका ऑक्सीकरण ना हो सके और ये वस्तुएं अपने पास खराब ना हो सके। तो यहाँ तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। बार बार इस वीडियो को देखें अगर समझ में नहीं आया हो तो, और कोई टॉपिक ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है छूटा होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। सारी चीज़ें एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है, एकदम सीधी सी सारी सीधे अभिक्रियाएं। ज़्यादा से ज़्यादा बार इस वीडियो को देखिए, और बेस्ट ऑफ लक। आपका पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है।